पूरी हवेली खूबसूरती से किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ब्लैक शेरवानी में वो आईने के सामने खड़ा अपने आप को देख रहा था। इसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक छाई हुई थी। इसकी सुर्खों सफेद रंगत चमक रही थी। इसकी घनी मूंछों तले अनाबी लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आज इसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेना था। यही खुशी इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। इन लम्हात का इसने कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, ये सिर्फ वही जानता था। वो लोग इस बड़े से हाल में पहुंचे थे जहां पे गांव के बहुत बड़े बड़े सरदार भी इकट्ठे थे। आज आखिर को सरदार की शादी थी। वो स्टेज पे बैठा हुआ था जब बड़ा सा घूंघट ओढ़े वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। एक एक कदम चलती वो इसकी तरफ आ रही थी। वो आहिस्तगी से स्टेज से उठा और इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। इसने अपना कांपता हुआ हाथ इसके हाथ पे रख दिया था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। सामने वाले शख्स के लिए जिससे वो बचपन से नफरत करती आई थी, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज वही शख्स इसकी किस्मत में लिखा जा रहा था। मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया। जैसे ही निकाह ने इसकी हामी भरी तो सब लोग खुशी से झूम उठे थे। आखिर को इसने दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया था। वो इसके पहलू में बैठी हुई थी। थोड़ी देर वो वहाँ पे बैठा। इसके बाद वो मर्दों वाली साइड पे चला गया था। कशफ इसके पास आई और कहने लगी, ज़ारा अपी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कशफ की बात पे इसने निगाहें उठा के कशफ को देखा था। इसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। मुझे नफरत है इस शख्स से, वो एक एक लफ्ज़ को चुबाते हुए बोली तो कशफ के लबों की मुस्कुराहट गायब हुई। आप ही आपको पता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप सोच भी नहीं सकती वो आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कशफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसकी बात सुन के वो तंजिया अंदाज में हंसी। अगर इतना ही हसीन था तो तुम इसके साथ शादी कर लेती। इतना ही अच्छा तो मुझे नफरत है इस गांव के दकियानूसी सरदार से। इसकी बात सुन के कशफ खामोश हो गई। देखने लगी कोई इनकी बातें तो नहीं सुन रहा था, और यकीनन इसकी ताईजान ये बात सुन लेती तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। रुखसती का वक्त भी आ गया। रुखसत होके इसने बड़ी सी हवेली में आना था। दुल्हन के रूप में इसे वजदान के कमरे में बिठा दिया गया। वो दुल्हन बनी कमरे में कुछ देर तो बैठी, पूरे कमरे को बहुत बेजारत से देखती रही थी। वो कमरा किसी महल से कम नहीं लग रहा था, मगर इसमें मौजूद हर चीज़ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बादशाह के महल में आ गए हो। लेकिन इसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस शख्स से वो नफरत करती थी। तो इससे वाबस्ता हर चीज़ से नफरत थी। वो आईने के सामने जाके खड़ी हो गई और भारी भरकम ज्वेलरी को देखने लगी। गुस्से में एक एक चीज़ को उतार के फेंकने लगी। जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, पूरे कमरे में आती हुई गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू कमरे के माहौल को मज़ीद ख्वाबनाक बना रही थी। वो एक एक कदम चलता इसके पास आ गया। अरे मेरी जान, ये बनाओ श्रृंगार क्यों उतार रही हो? अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसकी बात सुन के मुड़ के खूनख्वार निगाहों से सामने खड़े हुए शख्स को देखा। नफरत है मुझे तुमसे। मैं कल भी तुमसे नफरत करती थी, मैं आज भी तुमसे नफरत करती हूँ। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोली तो इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। अच्छा, वाकई में मुझसे नफरत करती हो? इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे किस कदर नफरत करती हूँ। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोली, मगर मुकाबिल को इसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। ये बनाओ श्रृंगार तो मत अभी उतारो, मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं।
तुम्हें यूं मेरे लिए सजाया गया था। इसके अल्फाजों में मोहब्बत भरी हुई थी, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लिए बनाव श्रृंगार करने का। ये कहते हुए वो अपनी एक एक ज्वेलरी को उतारने लगी थी। पीछे से वो अपने नेकलेस को खोलने की कोशिश करने लगी। रुको, मैं मदद करता हूँ। ये कहते हुए वो इसके नेकलेस को खोलने लगा था। जैसे जैसे इसकी उंगलियों का लम्स वो अपनी पीछे गर्दन पे महसूस कर रहे थे, इसने जब्त से अपनी आंखें बंद कर दी। डीप गले से नजर आती हुई इसकी कमर को देखते हुए अगले लम्हे वो झुक गया था, मगर वो इसके पेट पर हाथ रखे हुए बिल्कुल इसे अपने साथ लगा गया था। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो डरते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर वो इसके ऊपर अपनी शिद्दतें लुटाता हुआ इसके अपने दरमियान के फासले ख़त्म करने लगा था। वो बिल्कुल पीछे ड्रेसिंग के साथ लगी हुई थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसकी कमर पर हाथ रखे हुए बिल्कुल इसे अपने साथ लगा गया था। मैं सब कुछ उतारने में मदद कर देता हूँ। मैं किस लिए हूँ? आखिर को इतनी चाहत से तुम्हें अपने तक लाया हूँ। कल का वलीमा भी तो जायज़ करना है ना। वो मुस्कुराते हुए बोला था। वो इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर मुकाबिल भी सरदार विजदान खान ज़्यादा था। इसकी नीली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। देखो, किसी पठान को यूं शादी की पहली रात खुद से दूर नहीं झटकते। ये कहते हुए वो बिल्कुल मजीद इसे अपने साथ लगा गया था। अगले लम्हे वो इसे अपने बाजुओं में उठा गया। अब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, नफरत है मुझे तुमसे। वो दोबारा से एक एक लफ्ज़ को चुबाते हुए बोली, मगर वो इसे बेड पर लेटा था। इसके ऊपर साया फगन हो गया। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। जैसे वो इससे अलग हुआ था तो वो मुकम्मल तौर पर बिखरी हुई हालत में थी। मुझे घिन आती है तुम्हारे वजूद से, आई समझ। नफरत है मुझे तुमसे, वो चीखती हुई बोली और बाथरूम की तरफ चली गई। जाके शॉवर के नीचे बैठ गई। अपने आप को यूं करने लगी जैसे वो इसकी हर एक लम्स को अपने ऊपर से हटा देना चाहती हो। जब वो शॉवर लेकर बाहर आई तो वो मुस्कुराते हुए बैकग्राउंड से टेक लगाने लगा। ऐसे ही देखे जा रहा था। वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों को ड्रायर से खुश्क करने लगी। माशाल्लाह, मेरी मोहब्बत के बहुत ज़्यादा रंग बिखरे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर। ये कहते हुए वो इसके करीब आने लगा, मगर इसने गुस्से में इसे देखा। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अभी भी इसकी आंखों में नफरत थी। मेरी जान, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी मुझे, मगर मुकाबिल शख्स को क्या मालूम था कि वो तो पहले से किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। वो अगर दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गई। वो एकदम से खींच के इसे अपने हसार में ले गया। इसने दोबारा मज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की थी। आधी रात तक वो जागती रही थी। सुबह वजदान की आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। वजदान के लबों पे बेसाख्ता ही मुस्कुराहट बिखर गई। रात वाले लम्हात इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। मेरी जान, मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगा। वो यही सोच रहा था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने कशफ खड़ी हुई थी। वजदान लाला, सब लोग नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो वजदान को कहते हुए एकदम से अंदर आई थी, मगर वजदान को बगैर शर्ट के देख के इसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सॉरी लाला, मुझे नहीं पता था, मैं जा रही हूँ। वो कांपती हुई जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगी थी, मगर आगे से दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसका माथा सीधा दरवाजे पे लगा। आउच! वजदान जल्दी से इसकी तरफ आया। तुम ठीक हो? नरमी से इसे बोला था। लाला, मेरा सर लग गया है। वो अपनी पेशानी को मसलते हुए बोली। इधर दिखाओ, ज़्यादा तो नहीं लगा? इसको अपनी तरफ करते हुए बोला। लाला, आपने शर्ट भी नहीं पहनी हुई। वो अपनी आंखों के सामने हाथ रखते हुए बोली। तो वजदान के लबों पे बेसाख्ता ही मुस्कुराहट बिखर गई थी। चलो ठीक है, अब जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। ये कहते हुए वो बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो शॉवर लेके नीचे आया तो सब लोग नाश्ते पे बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे।
اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. اسے دیکھا تھا وہ چہرے پہ سنجیدگی سجائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی. وہ محض 10 سال کی تھی جب اس کا رشتہ وجدان کے ساتھ طے ہوا تھا، مگر وجدان سے اسے بچپن سے نفرت تھی. اس کی ماما اور اس کے بابا کے درمیان لڑائی ہوئی، بات طلاق تک پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے کشف اس کے بابا کے حصے میں آئی تھی، جبکہ اس کی ماما اسے لے کے یہاں سے چلی گئی تھی. اس کی ماما نے دوسری شادی کر لی تھی. وہاں پہ بھی سب اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر جب اس کی ماما کا اچانک انتقال ہوا تو اس کے بابا اسے واپس حویلی میں لے کے آ گئے اور اس کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا. وہ اس نکاح سے، اس شادی سے بالکل خوش نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے ساری زندگی اپنے باپ کے پیار محبت کو محسوس نہیں کیا تھا. تو وہ نہیں جانتی تھی ماں باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے اب وہ محبت چاہیے تھی جتنا اس کی ماں نے اس کے دل میں اس کے باپ کے، اس کے کزنز کے خلاف زہر کو گھولا ہوا تھا. وہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر یہاں اسے مجبوری میں رہنا پڑ رہا تھا. وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا سوتیلا باپ محبت کو بے انتہا کرتا تھا، مگر اپنے بھانجے کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے بس ہو گئی تھی. وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی، ناشتہ بھی نہیں کر رہی تھی. کشور بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اپنی تائی جان کی بات سن کے اس نے خونخوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی تائی جان کو دیکھا اور وہاں سے غصے میں پیر پٹکتے ہوئے اٹھ کے چلے گئی. میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وجدان کمرے کی طرف آیا. اس نے آ کے دیکھا تو وہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی. اپنے بالوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے کہنے لگی، نفرت ہے مجھے تم سے وجدان. ایک دم سے اس نے وجدان کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا. اسے کہیں چین نہیں آ رہا تھا. وجدان نے ایک دم سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سانسوں کو قید کر لیا تھا. اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی ہوئی تھیں. اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھیں. بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگا اس پہ اتنی زور سے شدتیں لٹا رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی. خبردار، جو آج کے بعد تم نے اتنا برا اور اتنا روڈ بیہیو کرنے کی کوشش کی. وہ غصے میں بولا تو وہ اسے کہنے لگی، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے. وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اسے اپنے ہونٹوں کو صاف کرنے لگی، مگر ایک دفعہ پھر سے وہ اس کے اوپر جھک گیا. جتنی دفعہ میرے لمس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرو گی، اتنی دفعہ میں تمہیں احساس کرواؤں گا. ایک دم سے وہ اسے پھر سے پکڑتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھکا. اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا. وہ جو کشور بیگم کے کہنے پہ ان کے کمرے میں آئی تھی، ان دونوں کو یوں قریب دیکھ کے کشف کو لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئے ہو. ڈرتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی. یا اللہ، یہ میں نے کیا دیکھ لیا، توبہ توبہ. میں تو بس ویسے ان کے کمرے میں گئی تھی. اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا. اسے کافی زیادہ شرمندگی نے آن گھیرا تھا. اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو رہا تھا جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا. اس سے سامنے دیکھا تو سامنے زارا کھڑی ہوئی تھی. زارا کو دیکھتے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی. زارا ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی. وہ زارا اپی، وہ میں اسے زارا تماچا اس کے منہ پر رسید کیا. تمہیں شرم نہیں آتی کسی کے کمرے میں یوں جاتے ہوئے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی اور کشف کو اچھی خاصی شرمندگی نے آن گھیرا تھا. پیچھے سے وجدان بھی آ گیا. کہنے لگا، زارا کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی تو یہ کیا لینے آئی تھی؟ وہ اپنا سارا غصہ کشف کو تھپڑ مار کے نکالنے لگی. تو وجدان نے ایک دم سے اسے پیچھے کیا تھا. اسے نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا تھا. ہر چیز اپنی جگہ، لیکن کسی بے گناہ کے ساتھ ایسے ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اس نے زوردار تماچا زارا کے منہ پر رسید کیا. زارا، اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی جیسے تم اس کے ساتھ بیہیو کر رہی ہو.
वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो इसकी बात सुन के ज़ारा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगी, हाँ यही तुम गांव के मर्दों की नीच घटिया सोच होती है। अच्छा किया था मामा ने बाबा को छोड़ दिया था, अच्छा किया था तुम होते ही ऐसे जलील और घटिया मर्द हो। नफरत है मुझे तुमसे भी, मुझे बाबा हस्ताया से सबसे नफरत है, क्योंकि तुम सब लोग घटिया मर्द हो, एक ही खानदान का गंदा खून हो। वो रोते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई थी और कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। कश्यप रोते हुए नीचे जमीन पर बैठ गई। इसके दिल को कुछ होने लगा था। इसके बाबा जान इसके पास आ गए थे। कश्यप बेटा, वो अपने बाबा के सीने से लगी बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। बाबा आप तो बहुत अच्छे हैं ना, वो रोते हुए बोल रही थी। बेटा खामोश हो जाओ, रोना नहीं है। वो इसके आंसुओं को साफ करने लगे थे और ना जाने क्यों कश्यप को बहुत बुरा लगा था। ऐसे वो घर के बड़ों के सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। कैसे वो इन्हें घटिया गंदा खानदान और न जाने क्या कुछ बोल के गई थी। रात का वक्त था। वलीमे के फंक्शन में सभी बिल्कुल खामोश थे। इसने बिल्कुल हल्का सा लिबास पहना हुआ था। कहीं से वो सरदार वजदान खानजादा की बीवी नहीं लग रही थी। वलीमे के फंक्शन में इतना हल्का फुल्का ड्रेस इसने जानबूझ के पहना था। गांव की बड़े बड़ी सरदारों की बीवियां आई हुई थीं। अजीब अंदाज में कहने लगी, आप लोगों ने लड़की का कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं बनाया। कोई इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो इनकी बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। फंक्शन के दौरान वो अपनी इस मैक्सी को संभालते हुए अंदर की तरफ चली गई थी। वजदान के रोकने के बावजूद भी इसने किसी की बात नहीं सुनी और वो सीधा अपने कमरे में आ गई। सब मेहमानों के जाने के बाद वो सीधा कमरे में आया था। वो सामने एक सादा सी नाइटी पहने हुए खड़ी हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा बेबाक किस्म की थी और वो जानबूझ के इसे चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। वो अच्छी तरह जान चुका था। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके करीब आ गया। बनाओ श्रृंगार क्यों उतारा है, वो सर्द लहजे में गोया हुआ तो इसकी बात सुन के वो लबों पे मुस्कुराहट सजाए हुए अपने सीने पे दोनों बाजू बांधे हुए कहने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे तुम देखो, मुझे नफरत है। मैं अपने नापसंदीदा लोगों को अपना हुस्न भी दिखाना गवारा नहीं करती। इसके लहजे में अच्छा खासा जहर भरा हुआ था और अगर अब तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। ऐसी बात है, ये कहते हुए एकदम से इसे खींचा और ये जो तुम लिबास जेबतन किए मेरे सामने आके खड़ी हुई हो, तुम जानती भी हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वो संजीदगी से गोया हुआ तो वो इसकी बात सुन के कहने लगी, क्या कर सकते हो बताओ मुझे। इसकी बात सुन के इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। एकदम से इसे खींचा और कहने लगा, तुम मुझे रोक सकती हो क्या, जो तुम मुझे अब अगर कि मैं कुछ भी करूँगा। तो ये कहते हुए वो एकदम से इसके करीब होने लगा था। जब इसने ज़ोर से मुक्का इसके पेट में रसीद किया, वो हैरत से इसे देखने लगा था। ये क्या बदतमीज़ी है, तुम अपने शौहर पे हाथ उठाओगी। हाँ उठाऊंगी, अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हें इतना जलील करूँगी कि तुम मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाओगे। ये तुम्हारी खुशफहमी है। कहते हुए वो इसके करीब होने लगा। वह गुजरने लगा। वो इससे भरपूर नफरत दिखाती थी, मगर वो बदले में मोहब्बत से ही जवाब देता था, क्योंकि वो इसे बेपनाह चाहता था। वो खुद नहीं जानता था इसकी इतनी बातों के बावजूद भी वो कैसे मुसलसल इसे मोहब्बत कराए। इनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों में इसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो शख्स इसे तलाक दे दे। आधी रात का वक्त था। वो सो रहा था जब वो आहिस्तगी से इसके पास आई थी। एकदम से इसके करीब आकर लेट गई थी। अपना सारा वजन इसके ऊपर डाल दिया तो इसकी आंख खुली थी। क्या हो गया, ज़्यादा शौहर पे प्यार आ रहा है। वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, शौहर के लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए वो धीरे धीरे इसकी दाढ़ी के साथ खेलने लगी थी। क्या सरप्राइज है। इसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई।
इसके बालों को कानों के पीछे उड़सने लगा। इसके लिए ये इसका रवैया बिल्कुल नया था। ऐसा लगा था कि शायद इसकी दुआएं सुन ली गई हैं। वो जो कब से इसके नर्म लहजे और मोहब्बत का साथ मांग रहा था, वो इसकी ठोड़ी पे अपने लब रखते हुए कहने लगा, ये देखो। अगले लम्हे इसने रिपोर्ट्स इसके हाथ में पकड़ाई थी। रिपोर्ट्स को देखते इस शख्स की पेशानी पर बल नमूदार हो गए। ये क्या है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला था। ये क्या है? मैंने अबॉर्शन करवा लिया। मैंने तुम्हारे बच्चे की जान ली है। वो मुस्कुराते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो इसे पीछे धक्का दे गया। क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। क्या हो गया? ज़्यादा गुस्सा आ गया क्या? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली। मैंने बोला था ना, मैं हर नीच हरकत कर सकती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के लिए। तो बस मैंने तुम्हारी औलाद को आने से पहले ख़त्म कर दिया। अब भी मौका तलाक दे दो, जिससे मर्जी शादी कर लेना। इसकी बात सुन के वो एकदम से इसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोच गया। बहुत बहुत गलत किया है। अभी एक और सरप्राइज़ है। ये देखो। वो एक और चीज़ इसके हाथ में पकड़ा चुकी थी, जिसे देखते इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए कहा। वो इसे तमाचा मारने लगा था, मगर इसके हाथ रुक गए थे। इसे अजीब सा महसूस होने लगा। वो पीछे गिरने वाले अंदाज में तकिए पे सर रखता हुआ अपनी आंखें बंद कर गया था और वो मुस्कुरा रही थी। आहिस्तगी से इसके सीने पे सर रख लिया। क्या हो गया? ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? और वो चाह के भी इसके गिर्द बाजू हायल नहीं कर सका। वो इसके सीने पर अपने लब रखते हुए बोली, कोई भी औरत तुम्हारा हुस्न देखकर फना हो सकती है, लेकिन तुम्हारा हुस्न मेरे पाँव की जूती के बराबर। वो इसके सीने पे उंगलियां चलाते हुए बोल रही थी। इस लड़की ने जो हरकत की थी, इसके बाद तो इस शख्स में हिम्मत ही नहीं थी कि वो इससे कुछ कह पाता, इसके करीब जा पाता। इसे आज पहली दफ़ा मुकाबिल बैठी हुई लड़की के वजूद से घिन महसूस हुई थी। इसे खुद से दूर करने लगा। दूर हटो, मुझसे क्या हो गया? तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारे पास आऊँ? देखो मैं तो आ रही हूँ। वो खिड़की के पास खड़ी हुई थी। आंखों में से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, ऐसा क्यों होता है? हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टूट के चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। कश्यप अपने हाथों की लकीर को देख रही थी। कहीं इस शख्स की नाकदरी की जाएगी और कहीं किसी को हर कीमत पे वो शख्स चाहिए। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था। सुबह सुबह वजदान की आंख खुली तो इसके बेड के दूसरी साइड पे देखा। वो लड़की दूसरी साइड पे नहीं थी। वो चारों अतराफ देखने लगा था। एक अजीब सा इसे डर लगा था, जैसे इसे खो देने का डर। वो पूरे कमरे में इसको तलाश करने लगा। वो जानता था कि अगर वो चली गई है तो वो कभी अब लौट के नहीं आएगी, क्योंकि इसने चले जाना था। रात इसका रवैया भी बता रहा था वो चली जाएगी, मगर इसके बावजूद वो इसे तलाश करने लगा। ज़ारा, ज़ारा तुम किधर हो? वो इसे पुकारता हुआ बाहर की तरफ आया था। सबको देखने लगा, सबसे ज़ारा के बारे में पूछने लगा, मगर किसी ने नहीं बताया। वो लोग कहने लगे ज़ारा किधर गई है, और ये बात हवेली से बाहर न जाने कैसे निकली और पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सरदार वजदान खानजादा की बीवी भाग गई है और वो तो किसी से नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था। वो गांव के मामला संभालता था, जिससे अपनी बीवी ही नहीं संभाली गई थी। गांव वाले इसके बारे में अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे, मगर वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेबस था। इसके जाने के बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गया था। इसके बाबा बिल्कुल टूट के रह गए थे। आधी रात का वक्त था। कश्यप इसके कमरे में आए। बाबा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, आप ही आ गई हैं। मैं तो आप ही के जैसी नहीं हूँ ना, मेरी तरबियत तो आपने की है। वो इनके घुटनों पर सर रखते हुए बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी, क्योंकि वो पिछले कुछ टाइम से कश्यप के साथ भी किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे थे। कश्यप इनके घुटनों पर सर रखे बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी।
بابا جان پلیز مجھ سے بات کریں نا۔ وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کشف پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ ان کا لہجہ اچھا خاصا سخت تھا۔ بابا جان پلیز مجھ سے بات تو کریں نا، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کے بابا نے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا اور وہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی وہ باہر آئی۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے وجدان تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا تو وہ ایک دم سے وجدان کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وجدان نے آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ کیا ہو گیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ بار بار نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں وجدان کو پکارنے لگی تھی، وجدان لالا آپ کو پتہ ہے بابا مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، میری تو آپ لوگوں نے کی ہے نا تربیت کی ہے، تو میں آپ ہی جیسی نہیں ہوں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پلیز رونا تو بند کرو، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ چلو اندر۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ وہ کہنے لگا، چاچو جان کیوں کشف کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح وہ کتنی بری طرح سے رو رہی ہے۔ اس سب میں کشف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، یہ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ زارا کی وجہ سے ہے، میری بیٹی کی وجہ سے۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسے اپنی بیٹی سمجھ کے، اپنا خون سمجھ کے۔ میں اس گھر میں لے کر آیا تھا، تمہارے ساتھ شادی کروائی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے، چاچو جان پلیز ان سب کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے وہ اس گھر سے بھاگ گئی ہے اور وہ کسی کو اس کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت اس کے قدم اپنی مما کے کمرے کی طرف تھے۔ اس نے آ کے اپنی مما کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ وجدان بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اتنا ٹوٹ کے بکھرا نہیں تھا جتنا وہ آج کل دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوتا تھا، اداس ہوتا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ میرا بچہ کیا ہو گیا؟ اس کے آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بہنے لگے تھے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اگلے لمحے وجدان نے جو بات اپنی مما کو بتائی وہ سن کے تو وہ حیران ہوئی تھی۔ بیٹا اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ آپ کی محبت کی حقدار نہیں ہوتی۔ رونا بند کرو میرے بچے، میرے شہزادے۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں اور اس کی مما کے دل پہ تو ایسے لگ رہا تھا کسی نے چھوڑا گھونپ دیا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر تک اسے سینے سے لگایا تھا۔ آج وہ کتنے عرصے بعد یوں ہی اپنی مما کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ جب اس کے بابا آئے، کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ اس کو پتہ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں بتانا چاہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر کشف کے بابا کہنے لگے، میں نے کشف کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اور کشف حیران ہوئی تھی کہ کیا مطلب ہے بابا جان، میرا رشتہ؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، کشف نیچے بیٹھ جاؤ۔ ان کے سخت لہجے پہ کشف ڈرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو چاچو جان، کشف ابھی چھوٹی ہے، وجدان نے سمجھانا چاہا۔ آپ زارا کے گناہوں کی سزا کشف کو نہیں دے سکتے، پلیز چاچو جان سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگے، دیکھو وجدان، تمہیں اس کا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کر لیا۔ گھر میں کشف کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ کشف بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی جب اس سے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے وجدان کھڑا ہوا تھا۔ کشف نے جیسے وجدان کو دیکھا وہ روتے ہوئے آگے اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وجدان، مجھے نہیں شادی کرنی لالا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے تھے اور نہ جانے کیوں وجدان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔
پہلی دفعہ اسے یوں اپنے سینے سے لگائے ہوئے، جس طرح وہ وجدان کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی، اس کے ساتھ چپکی کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان کو اس کے لمس میں اس کا یوں سینے سے لگنا، یہ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وجدان، میرا جی چاہتا ہے میں صرف آپ کی بن کر رہوں، وہ بے ساختگی میں یہ بات کہہ گئی تھی۔ میرا مطلب ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ اس حویلی میں رہوں، آپ سب لوگوں کے ساتھ، مما کے ساتھ، پاپا کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ وہ بات کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وجدان کی سوئی تو ایسے پر اٹک گئی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ آہستگی سے اسے بازو سے اٹھاتا ہوا اس کے گرد حائل کر گیا۔ بچے، آپ کی شادی ہونے والی ہے نا؟ وہ نرمی سے اسے سمجھانا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں وہ آج عجیب نگاہوں سے کشف کو دیکھ رہا تھا، مگر اب تو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، وہ لمحہ بھی آ گیا جب کشف دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی مما پریشانی کے عالم میں اندر آئی تھی۔ کیا ہوئے مما، آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد سبھی آ چکے تھے اور اسے کہیں سے معلوم ہوا تھا کہ لڑکے والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر جس کی بہن بھاگ گئی ہے، وہ اس لڑکی کا کیا بھروسہ، کیا وہ بھی شادی کے بعد بھاگ جائے؟ اس وجہ سے انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ حیرت سے اپنے بابا جان کی طرف دیکھنے لگی تھی، جن کے چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہایا ہوا باپ ہے، ہر چیز سے ہارا ہوا۔ وہ اپنے بابا کو دیکھنے لگی، جلدی سے ان کی طرف آئی۔ بابا جان، پریشان مت ہوں، مگر ان کے اپنی آنکھوں میں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی کسی قسمت پر ماتم کرے۔ زارا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا تھا، وہ تو اپنی دنیا بسانے چلی گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، وجدان کشف کے ساتھ نکاح کرے گا۔ وجدان کے بابا کی بات سن کے وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، لیکن وجدان کے نکاح میں کشف کی بڑی بہن ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، زارا مجھ سے خلا لے کے جا چکے ہیں۔ جانے سے ایک رات پہلے اس نے مجھے خلا کا نوٹس دیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اور اس کی بات سن کے سبھی کے سر پہ ایک بہت بڑا بم پھٹا تھا اور سب خاموش ہو گئے۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ بہت سادگی سے اس کا نکاح کشف کے ساتھ ہو گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں کشف کو بہت زیادہ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کشف کو لا کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، وہ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں کشف کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وجدان زارا سے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ وجدان کو کیسے قبول کر پاتی۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی وجدان کمرے میں آیا، ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو، مجھے بہت مجبوری میں تم سے نکاح کرنا پڑا ہے تاکہ خاندان کی عزت نہ جائے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے شاید کبھی قبول نہیں کر سکو گی، لیکن رونا تو بند کرو۔ میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تو وہ چنچل مزاج کشف اچھی لگتی تھی جو گھر میں ہنستی مسکراتی چہکتی پھرتی تھی۔ وہ نرمی سے اسے بول رہا تھا، وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وجدان، میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی ہوں، بابا اور سب لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اکیلا کر دیا ہے۔ میں تو آپ ہی کے جیسی نہیں تھی نا، پھر مجھے کیوں ان سب کی سزا ملی؟ آپ ہی نے تو بہت زیادہ مجھے تکلیف دی ہے، ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی تھی۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے نہیں کہتے۔ کہاں سے تم برباد ہوئی ہو؟ میں تمہیں سمیٹ لوں گا، وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی وہ خود بکھرا ہوا تھا۔ وہ اسے کیسے سمیٹ سکتا تھا؟ اس کے سینے پر سر رکھتی نہ جانے کتنی دیر تک بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس کے ہونٹ کلس رہے تھے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔
जाओ शाबाश, जाके चेंज कर लो। ये कहते हुए वो बाहर चला गया था और इसे अपनी धड़कनें कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। अभी तक वो अपनी पेशानी पे इसके लम्स को महसूस कर रही थी। धड़कनें इतनी तेज थीं कि वो अपनी धड़कनों की आवाज़ खुद सुन सकती थी। वो चेंज करके वापस कमरे में आई, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। क्यों आपने क्यों ऐसा किया? वो बार बार ज़ारा के बारे में सोच रही थी। इसके सीने पर सर रख के सो रही थी। वो शख्स धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था। इसकी निगाहें उठा के काशान की तरफ देखा। काशान, अगर तुम ना मिलते तो मैं मर जाती। काशान ने एकदम से इसे नीचे किया, इसके चेहरे के ऊपर झुकता हुआ मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखने लगा। धीरे धीरे इसकी गाल को सहलाने लगा था। मोहब्बत भरा बोसा इसकी ठोड़ी पे दिया और मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा था। ज़ारा की आंखों में नमी तैरने लगी। ज़ारा, क्या हो गया? क्यों रोने लग गई हो? वो एकदम से उठ के बैठ गई थी। ज़ारा, काशान ने नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया था। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। ज़ारा, क्या हो गया है? ज़ारा, बताओ तो सही। वो एकदम से अपने सीने से लगा गया था। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। बाबा ने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी। मैं इनके साथ बहुत गलत करके आई हूँ। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली थी। ज़ारा, क्या हो गया है? परेशान मत हो। काशान ने मोहब्बत से इसे अपने सीने से लगा लिया था। काशान, आपकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, सब कुछ। मुझे कितने सालों के बाद बाबा की मोहब्बत मिली थी। जैसे मामा कहती थी, बाबा बिल्कुल वैसे नहीं थे। मुझे अब एहसास होता है कि बाबा को मुझे नहीं छोड़ के आना चाहिए था। पता नहीं मेरी वजह से इन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। वो सब ऐसे नहीं थे जैसे जैसे मम्मा ने मुझे बताया था। अब मुझे एहसास होता है वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो सिसकियों के साथ रोते हुए बोली तो वाहिस्तगी से इसे अपने हसार में ले गया था। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगा ना। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं कभी भी इनका सामना नहीं कर सकूंगी। मैं कभी भी इनसे नज़रें नहीं मिला सकूंगी। वो काशान के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली थी। काशान, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की थी। बचपन से मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मैं कभी किसी और को ज़िंदगी में कबूल ही नहीं कर सकती थी। काशान इसे अपने सीने से लगाता धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है। मैं बाबा का दिल दुखा के आई थी। नहीं ज़ारा, ऐसे मत बोलो प्लीज़। वो नरमी से बोल रहा था, मगर ज़ारा तो बस हिचकियों के साथ रोए जा रही थी। ज़ारा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। वो इसके पेट पर हाथ रखता हुआ बोला था। देखो, बेबी भी क्या सोचेगा कि मामा बस रोए जा रही हैं। इसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला। 1 साल हो गया था वो इसके पास आई हुई थी। 1 साल में आज पहली दफ़ा इसने अपनी उदासी की वजह बताई थी कि वो अपने बाबा को याद करती है। इसे मज़ीद कभी किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ वो अपने बाबा का नाम लेती थी। ऐसे ठीक है, जब हमारा बेबी हो जाएगा ना, इसके बाद मैं आपको आपके बाबा के पास लेके जाऊंगा। वो नरमी से बोल रहा था। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, ठीक है। वो दोबारा से इसके सीने पर सर रखते हुए नींद की वादियों में चले गई। इसने झुक के ज़ारा की पेशानी पे बोसा दिया। हवेली में बहुत कुछ बदल गया था। कशिश ज़्यादातर खामोश खामोश रहती थी। वजदान गांव के मामलात संभालता रहता था। दोनों के दरमियान एक कमरे में रहते हुए भी ऐसे लगता था जैसे सदियों का फासला है। एक दूसरे से महज रस्मी गुफ्तगू ही होती थी। ना वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करता था, ना ये करती थी। न जाने क्यों वो दोनों एक दूसरे से इतना दूर थे। वजदान कितने दिनों के बाद अपनी मम्मा के घुटनों पर सर रख के बैठा हुआ था। बेटा, तुम कशिफ का ठीक से ख्याल नहीं रखते। मम्मा, ऐसा किसने बोला है? मैं तो पूरा ख्याल रखता हूँ कशिफ का। वो नरमी से बोला था। तुमने देखा नहीं है किस कदर वो मुरझाए जा रही है। वाहिस्तगी से मुस्कुराए ना। अब बात करती है, बस कामों में लगी रहती है। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। तुम कशिफ के हक की मोहब्बत इससे क्यों नहीं दे रहे? वो नरमी से बोल रही थी। नहीं मामा, सच में ऐसी बात नहीं है। वो संजीदगी से इनको समझाने लगा था। बेटा, तुम इसे मोहब्बत दिया करो ना। मामा, वो खुद नहीं बात करती। वो नहीं करती तो तुम इसे बुलाने की कोशिश तो किया करो।
तुम बड़े हो, तुम्हारा हक बनता है, तुम शौहर हो, इससे मोहब्बत हो। वो हम मोहब्बत से इसे समझा रही थी। जी मम्मा, मैं कोशिश करूँगा। बेटा, कोशिश करने से क्या होता है? शौहर का फ़र्ज़ है वो अपनी बीवी को मोहब्बत दे, इसकी उदासी को दूर करे। मैं कहती हूँ तुम कुछ दिन के लिए इसे कहीं दूर हनीमून पर लेकर जाओ। वो नरमी से इसे समझा रही थी। अम्मा, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, आपको पता है ना, मुझे गांव के मामलात देखने होते हैं। बेटा, तुम्हारे बाबा देख लेंगे सब कुछ। तुम कश्यप को लेके कहीं घूमने फिरने जाओ। वो बच्ची मुरझाती जा रही है। इसे ऐसे मुझसे नहीं देखा जाता। इसके बाबा की वजह से परेशान रहते हैं। ठीक है मम्मा, हम फिर कल ही मैं इसे ले जाऊंगा इस्लामाबाद। ठीक है बेटा, किसी अच्छी जगह पर इसे घुमाना। वो कमरे में आया था। वो घुटनों पर सर रखे हुए किसी गहरी सोच में मगन थी। वो चलता हुआ इसके पास आया। इस वक्त क्या हुआ है? ऐसे क्या सोच रही हो? इसने नरमी से पूछा तो कश्यप ने नफी में सर हिला दिया था। अपनी आंखें बंद कर गई थी। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा। सब कुछ ठीक है कश्यप? इसे मोहब्बत से पूछा तो कश्यप ने असबात में सर हिला दिया। जी सब कुछ ठीक है, बस नींद आई हुई है, लेकिन सुकून नहीं मिला था। क्यों नहीं सुकून मिल रहा? झुककर इसकी पेशानी पे बोसा दिया। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या ज़ारा आप ही से मोहब्बत करते हैं? न जाने क्यों इसने उलझ कर ये सवाल किया था, मगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो अब कश्यप से मोहब्बत करता था, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि वो इस मोहब्बत का कश्यप के सामने इजहार क्यों नहीं कर पाता। कश्यप को क्यों नहीं ये बता पाता कि वो कश्यप से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। कश्यप प्लीज़ सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। इसकी बात सुन के कश्यप खामोशी से अपनी आंखें बंद करके, नींद दराज हो गई थी और अगले दिन ही वो इसे लेकर इस्लामाबाद आ गया था। इस्लामाबाद में इसे खूबसूरत जगह दिखाने लगा, मगर इसके चेहरे पर वही मुसलसल उदासी छाई हुई थी। इस वक्त वो एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में मौजूद थे। पूरा रेस्टोरेंट खाली था। रात का वक्त था। सामने लाइट पड़ी हुई थी। पूरा रेस्टोरेंट इसने कश्यप के लिए बुक करवाया हुआ था। इर्द गिर्द देखने लगी, यहाँ पे कोई और नहीं है क्या? वो घबराते हुए बोली थी। नहीं, यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। ये कहते हुए इसका हाथ पकड़ते हुए उठा था और इसे खूबसूरत से रेस्टोरेंट में बने हुए लॉन में ले आया था, जहाँ इर्द गिर्द कैंडल्स लगी हुई थी। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुई थी। यहाँ तक कि वहाँ कोई वेटर कोई भी नजर नहीं आया था। ना आदम था, ना आदम साथ। वो इसे अपने करीब करता हुआ मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। कश्यप, तो मुझसे पूछ रही थी ना, मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ या तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मुझे ज़ारा से नहीं पता मुझे क्या था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कश्यप, मुझसे दूर जाओगी तो मैं मर जाऊँगा। इसके हाथ को पकड़े, इसके दिल वाले मुकाम पर रखा। सिर्फ ये महसूस करो, ये धड़कन सिर्फ और सिर्फ कश्यप का नाम पुकारती है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए इसने अपनी पॉकेट से खूबसूरत सी मखमली डब्बियाँ निकाली थी। इसके अंदर एक खूबसूरत सा पेंडेंट मौजूद था जिसके ऊपर की OW लिखा था। वो इस पेंडेंट को देखने लगी और इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ था कि देखो, इसने बॉक्स को दबाया, वो खुल गया था। एक साइड पे कश्यप की तस्वीर लगी थी, एक साइड पे वजदान की लगी हुई थी, और कश्यप की आंखों में एक अजीब सी खुशी आई थी। वो ऐसी मोहब्बत का इजहार चाहती थी। वो ऐसी तो मोहब्बत चाहती थी जिसे इजहार सामने खड़ा हुआ शख्स कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। वो बिल्कुल इसके करीब आ गया था। इसके बालों को साइड पे करते हुए इसकी नाजुक सी गर्दन पे वो खूबसूरत नाजुक सा पेंडेंट डाला और अपने लब इसकी गर्दन पर रखते हुए इसके पेट पर हाथ रखता इसे बिल्कुल अपने साथ लगा गया था। जैसे जैसे वो अपने लबों के लम्ब से बेबाकियां कर रहा था, वो जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई थी। आज वो इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसने एकदम से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और इसे अपने करीब कर लिया था। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? वजदान को घबराते हुए बोली। ये पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हम दोनों के नाम है। हम यहाँ जैसे मर्जी लम्हात गुजारे। वहाँ पे खूबसूरत सा अलग सा प्राइवेट कमरा भी था। वो इसके करीब होता हुआ इसकी पेशानी से होता कभी इसकी गर्दन पर तो कभी इसके लबों को छूता था। अगले लम्हे इसे अपनी बाहों में उठाता हुआ एक रूम की तरफ ले आया था। वो जैसे आए थे, रूम खुद ब खुद खुला और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। कमरा बहुत खूबसूरत था। छोटी छोटी कैंडल्स चल रही थी। पूरे कमरे का माहौल ख्वाबनाक सा था। वो मुस्कुराते हुए इस कमरे को देखने लगी। इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी।
میں چاہتا ہوں تم خوش ہو. آخر میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت اور نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تم سردار کی سردارنی ہو اور میرے دل کی رانی ہو. تمہیں پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں. میں زارا کو بھی معاف کر چکا ہوں. زارا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے. مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے. وہ عنقریب ہم سے ملنے بھی آئے گی. لیکن میرے لیے اگر کوئی اہم ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو. ہم زبردستی خود سے کسی کو محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں مجبور کروں گا کہ مجھے محبت ہو جائے. میں تو آپ سے ہمیشہ محبت کرتی ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھتا ہوا اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے گیا. جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی. صبح وجدان کو اپنے سینے پہ چلتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوئیں. وجدان نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ دھیرے دھیرے اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی. وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا. اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی. نیند اس سے کافی زیادہ آ رہی تھی مگر وہ جاگ رہی تھی. تم سوئی نہیں؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا. اتنے خوبصورت شوہر کو دیکھنے کے لیے جاگ رہی تھی، اس وجہ سے محسوس کیا تھا آپ کو. وہ مسکراتے ہوئے بولا. سچ میں آپ مجھے دیکھ رہے تھے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا. محبت بڑا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تھا. وہ دونوں جس دن واپس آئے اس دن زارا بھی آئی تھی اور اب کہ اپنے بابا جان سے معافی مانگ چکی تھی. وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ ان کے پاس آخری حل یہی تھا کہ اسے معاف کر دیتے، کیونکہ کشف کو وہ خوش دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی. کچھ دن بعد کشف کو معلوم ہوا کہ وہ ماما بننے والی ہے. جب یہ خوشخبری حویلی والوں کو ملی تو وہ سب بہت زیادہ خوش تھے. زارا نہ جانے کتنی دیر تک اپنے بابا کے پاؤں میں بیٹھ کے روتی رہی تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً وہ اسے معاف کر چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ نہ تو اس سے بدلہ لے سکتے ہیں نہ مزید کچھ کہہ سکتے ہیں. اس سے اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو معاف تو خدا بھی کر دیتا ہے، پھر وہ کیسے نہ کرتے. وہ کاشان کے ساتھ خوش تھی، وہی خوبصورت زندگی گزار رہی تھی، اور وجدان نے تو کبھی اسے محسوس بھی نہیں کروایا تھا کہ وہ پہلے کبھی اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت اور نارمل زندگی گزارنے لگ گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہوتے گئے. اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، جس کے بعد حویلی میں واپس خوشیاں لوٹ آئیں.